जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 5, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इस अध्याय में हमने अभी तक समझ लिया कि वो कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं है, वो कौन सी समस्याएं हैं श्रीलंका के साथ, कौन सी समस्याएं नेपाल के साथ हैं और कौन सी समस्याएं बांग्लादेश को झेलनी पड़ी अपने राष्ट्र निर्माण और उसके बाद के समय काल में। अब हम चल रहे हैं समझने इन देशों के साथ भारत का संघर्ष कैसा है। तो भारत का सबसे बड़ा संघर्ष भारत के सबसे बड़े पड़ोसी दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पड़ोसी पाकिस्तान के साथ है। तो भारत और पाकिस्तान के चल रहे हैं हम रिश्तों को समझने। आप सब जानते हैं हमारा बनना, एक दूसरे का बनना ही एक दूसरे के लिए विरोधाभासी बनना था। जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस दिन से भारत का वो दुश्मन बन गया है, उसी दिन से, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण एक ऐसी बुनियाद पर हुआ है ना, जिस बुनियाद पर अगर राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा ना तो वो जलेगा ही जलेगा, वो जलेगा ही जलेगा। और वो है धर्म। धर्म के नाम पर बना है वो देश, इसलिए वहां पर एक अंदरूनी कलह भी है और अंतरराष्ट्रीय कलह भी है। भारत, आप सब जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है, और पाकिस्तान एक धर्म को प्रमुखता प्रदान करने वाला देश है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के निर्माण जिस दिन हुआ, मतलब जिस दिन पाकिस्तान अस्तित्व में आया, उसी दिन से पाकिस्तान से और भारत के 36 के आंकड़े हो गए। क्योंकि आप सब जानते हैं विभाजन के कारण कितने लोगों की जान जाती है। विभाजन कितने लोगों की जान ले लेता है, कितने लोगों को बेघर कर देता है और कितने लोगों को एक दंश दे देता है जीवन भर का कि इन्होंने मेरे घर वालों के साथ गलत किया है। अगर मुसलमानों के साथ गलत हुआ है तो मुसलमान हिंदुओं के बारे में गलत सोचते हैं, सिखों के बारे में गलत सोचते हैं, और अगर हिंदुओं के साथ हुआ है तो हिंदू मुसलमान के बारे में गलत सोचता है। और उसका असर हमें आज भी दिखाई पड़ता है, हमारे खुद के देश में भी और उनके देश में भी। और वो जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में लगे रहते हैं। भाई, धर्म परिवर्तन कराने से धर्म नहीं बदलता, हृदय परिवर्तन कराने से धर्म बदलता है। इस बात को हम समझते ही नहीं है। हृदय परिवर्तित करना होता है अगर किसी का धर्म बदलना है आपको तो, और हृदय परिवर्तित नहीं होते। तलवार की नोक पर अगर आप धर्म को बुलवा रहे हैं ना, या एक्सेप्ट करवा रहे हैं या स्वीकार करवा रहे हैं ना, तो वो धर्म परिवर्तन नहीं कहलाता, वो सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य कहलाता है। क्योंकि आप किसी को अपने धर्म में तलवार की नोक पर ला रहे हैं, और तलवार की नोक पर किसी का धर्म बदलवाना सबसे ज्यादा अधार्मिक कार्य है। अगर आप इसे धार्मिक कार्य मानते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस धरती पर, और आपसे ज्यादा पाप का भागीदार कोई नहीं हो सकता। ये बात जान लो। आप जानते हैं कि जिस दिन से पाकिस्तान बना, हमने 1948 की कश्मीर समस्या, इससे कश्मीर समस्या, ठीक है, फिर 1965, फिर 1971, फिर 1999, ये मेजर है जब जब हमारे बीच में युद्ध हुआ है। ये 65 शास्त्री जी के नेतृत्व में, 71 इंदिरा जी के नेतृत्व में, और 99 अटल जी के नेतृत्व में, ये हमने पाकिस्तान के साथ वॉर करी है। और इस कारण से हम दोनों के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते, हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि भाई हमेशा आप हम पर बंदूक तान कर खड़े हैं, तो आपसे और मेरे रिश्ते कैसे अच्छे हो सकते हैं? संभव है? आप हमेशा मेरी तरफ नंगी तलवार लेकर खड़े हुए हैं और आप चाहते हैं मैं आपके गले मिल लूं? संभव है? और अगर मैं गले मिल भी रहा हूं तो आप मेरे पीठ पे बार बार छुरा भोंक रहे हैं, बार बार छुरा भोंक रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़ा कारण है पाकिस्तान के साथ रिश्तों के सामान्य ना होने का, वो है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के धर्मगुरु
जो नहीं चाहते कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों। मैंने बहुत पहले ही आपको ये चीजें समझा दी हैं कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के धर्मगुरु ऐसा क्यों नहीं चाहते। क्योंकि पाकिस्तान की सेना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि अगर भारत के साथ रिश्ते खत्म अच्छे हो जाएंगे तो पाकिस्तान की सेना का महत्व तो कम हो जाएगा। और दूसरा, धर्मगुरुओं का फिर धार्मिक रोटी उनकी नहीं सिक पाएगी, हिंदू मुस्लिम को लड़ा नहीं पाएंगे। समझ में आई बात? तो इस चीज को वो नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। आइए अब किताब के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन कौन से संघर्षों के बीच हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, किताब क्या कहती है हमारी? किताब जो कहती है वो जानना बहुत जरूरी है। आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकले और इस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरे पर नजर डालें जहां संघर्ष हुए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए। समझ में आई बात? शीत युद्ध में दो महाशक्तियों के बीच की बैटल खत्म हो रही थी, दो महाशक्तियों की, ना कि भारत की और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं होंगे। समझ में आई बात? ये बात आप जान लीजिए। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का मुख्य कारण है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना का राजनीतिक उद्देश्य। ये बात आप बखूबी अपने इस दिमाग में डाल लें कि भारत के साथ पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हो। क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हो गए तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना की वैल्यू कम हो जाएगी, जो पाकिस्तान की सेना कदापि नहीं चाहती है। समझ में आई बात? हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मामलों पर हुए टकराव को देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। मानचित्र आप देख लीजिए, दक्षिण एशिया का केंद्र बिंदु है भारत और इसीलिए अधिकतम देशों का संघर्ष भारत के साथ ही है। अधिकतम देशों का संघर्ष भारत के साथ है क्योंकि भारत यहां पर केंद्र है, केंद्र सभी के बीच में है और सभी की बाउंड्रीज भारत से जुड़ी हुई हैं। तो भारत से जुड़ी हुई हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी तो भारत के साथ ही होगा। देखो, जहां 10 बर्तन रहेंगे वहां खटक जरूर होगी, जरूर वहां खटक पैदा होगी ही होगी। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मामले पर लड़ पड़े, ये याद रखना है। ठीक है, पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 तथा 1965 के युद्ध से इस मामले का समाधान नहीं हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया जबकि दूसरा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मामला अनसुलझा रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है जम्मू और कश्मीर। पाकिस्तान मानता है कि जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर की जनसंख्या मुसलमान है। यह इनकी सबसे बड़ी बेतुकी बात है कि जो मुसलमान है वो हमारा है, चाहे वो आपके साथ रहना चाहे या न रहना चाहे। आज का कोई भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ तो जाना कदापि स्वीकार नहीं करेगा, गड्ढे में गिरना और अपनी आत्महत्या करना पसंद करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसे भी पता है कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ गया तो जो आजादी मैं यहां इंजॉय कर पा रहा हूं ना, वहां मैं अपने गले में फांसी भी नहीं लगा पाऊंगा। इतनी ज्यादा बेकदरी है वहां लोगों की और इतनी ज्यादा असुविधा है, चीजें ना के बराबर उपलब्ध है, महंगाई सर आसमान है, सर आसमान है और भ्रष्टाचार तो भगवान ही जाने या कह दे मासा अल्लाह है। समझ में आई बात? तो इतनी ज्यादा वहां पर असुविधाएं हैं, असुरक्षा है, असुरक्षा भी कह रहा हूं मैं, असुविधा, असुरक्षा, अशिक्षा,
सब कुछ, कट्टरता अपने चरम शिखर पर। अब आपने सुना ही होगा, तालिबान में महिलाओं को कहा गया है बिना बुर्के के आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, घर के बाहर भी बिना बुर्के के नहीं निकल सकती, बिना अपने शौहर के साथ नहीं निकल सकती। कौन सा इस्लाम कह रहा है भैया? ये हमें भी बताएं इस्लामिक फॉलोअर्स कि ऐसा कौन सा इस्लाम कहता है कि एक महिला अपने जीवन की स्वतंत्रता भी नहीं जी सकती? कौन सी कुरान कह रही है? मैं जानना चाहता हूं इस देश के, इस विश्व के सभी मुसलमानों से, कौन सा इस्लाम कहता है ऐसा? मैं जानना चाहूंगा। आप इस्लाम के नाम पर जो ये कट्टरता मचा रहे हैं ना, ये कदापि उचित नहीं है। कहीं भी किसी भी धर्म के नाम पर कट्टरता का प्रसार करना कदापि उचित नहीं है। और अभी आपने देखा, कल नहीं परसों, कल ही मतलब, हरियाणा में एक 12वीं क्लास के बच्चे को इसलिए मार दिया गया शक के बिना पर कि वो गौ कसी कर रहा था या गौ व्यापार कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई गौ रक्षकों के द्वारा। आपको किसने अधिकार दे दिया है भाई कि आप किसी को गोली मार दो? किसने दिया है आपको अधिकार? प्रशासन है इस देश में, शासन है इस देश में, कानून है इस देश में, आप उसके खिलाफ एफआईआर करें। आपको मारने का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है। और इतनी गौ रक्षा करने का शौक है तो आइए उत्तर प्रदेश, आपको गाय गाय दिला देंगे, जितनी चाहे उतनी सेवा करें आप, तब पता चल जाएगा गौ सेवा का मतलब क्या होता है। सेवा करना और उनके नाम पर आतंक मचाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो सेवा करते हैं ना वो दिखावा नहीं करते, और जो दिखावा करते हैं वो सेवा नहीं करते, ये बात जान लो आज, ठीक है। सामरिक मामलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तानातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बंध चुके हैं। इसके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहां पर अवरोध का सिद्धांत काम करने लगा है। जो जब आपको पता है कि हम दोनों एक बराबर ताकतवर हैं, तो आप आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। आप एक दूसरे को मुंह से गाली देंगे लेकिन कभी एक दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप दोनों को ही पता है कि अगर हमने एक दूसरे को हाथ लगाया तो हम एक दूसरे को इतनी क्षति पहुंचा देंगे तो फिर हम ताकतवर नहीं बचेंगे। इसी को कहते हैं अवरोध का सिद्धांत। अवरोध के सिद्धांत का सीधा सीधा सिद्धांत यही है कि जब दो व्यक्ति एक समान ताकत के होते हैं तो वो कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करते। वो फिर क्या, वो सिर्फ वैचारिक युद्ध लड़ते हैं, वो कभी रक्त रंजित युद्ध नहीं लड़ते हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो, आगे क्या कहता है। लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नजर से देखती हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985-1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विलेंस एजेंसी पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से गुप्त पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। अब भारत जो आरोप लगाता है वो प्रमाणित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो जो हम पर आरोप लगाते हैं उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। देखो, दोनों ही देशों की अंदरूनी मामलों में
दखल देते हैं। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ाने में मदद करता है, तो भारत भी पाकिस्तान में जो अंदरूनी कलह है, जिन क्षेत्रों में, उन कलहों को उगार कर रखने में और उनको जिस प्रकार की फाइनेंशियल, मिलिट्री पावर, वेपन पावर चाहिए होती है, वो मदद करता है। ये सब जगह होता है, हर देश ऐसा करता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं दूध का धुला हूं, कोई भी नहीं कह सकता, कोई दूध का धुला नहीं होता। राजनीति में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम दूध के धुले हैं। नेता जरूर सफेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके कपड़ों पर जितने दाग होते हैं ना, उतने दाग किसी के नहीं होते। उनके दामन पर जितने दाग है ना, उतने दाग किसी के दामन पर नहीं होते। इसीलिए वो सफेद कपड़े पहनते हैं, जिससे कि जनता मूर्ख बनती रहे और सबसे साफ चरित्र का व्यक्ति समझती रहे नेताओं को। समझ में? सबसे गंदा चरित्र अगर किसी का होता है, वो होता है नेताओं का। कुछ एक नेताओं को छोड़ दें बस, नहीं तो सारे नेता एक जैसे। बहुत ही कम ही नेता होंगे जो चरित्र से अच्छे होते होंगे। चरित्र में बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं आती चरित्र में। समझ में आई बात? करप्शन फ्री और भी सारी चीजें। तो ये है, नेताओं का सफेद कपड़े पहनने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि उनके ऊपर लगे चरित्र के दाग छिप जाएं सफेद कपड़ों से, जनता सोच ही ना पाए। क्योंकि सफेद कपड़ा देखने के बाद इंसान के अंदर क्या आक्रोश नहीं आता, क्या आता है? सौम्यता का भाव आता है, शांति का भाव आता है अपने आप। समझ में? क्योंकि सफेद कपड़े में एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, और लोग उसके पीछे अट्रैक्ट भी होते हैं अपने आप। मुझे ऐसा लगता है ना? है ऐसा है, लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे के सवाल पर भी तानातनी हुई है। 1960 के दशक तक दोनों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और यह संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कच्छ के रण में सरक्रिक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा, उसका असर सरक्रिक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक सिंधु जल है और एक आपका यहाँ पर कच्छ के रण का है। क्योंकि देखो, आप सबको पता होना चाहिए कि समुद्र में भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, और जहां से आपकी सीमा रेखा प्रारंभ होगी, उससे कम से कम 10, 20, 30 किलोमीटर तक आपका समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र का बाउंड्री क्या है? कितने रेडियस पे होती है हमारी? क्या किलोमीटर को हम अपनी टेरिटरी मानते हैं? दो प्रकार की टेरिटरी होती है ना, एक होती है आपकी फिजिकल टेरिटरी, एक होती है आपकी इकोनॉमिकल टेरिटरी। तो इकोनॉमिकल टेरिटरी में समुद्र का कितना किलोमीटर आता है? 50? पक्का पढ़ाया नहीं है? हाँ, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, नहीं पढ़ाया ना? हाँ, तो ये होता है, एक होती है आपकी फिजिकल बाउंड्री होती है, जिसे हम जियोग्राफिकल बाउंड्री कहते हैं। एक होती है आपकी इकोनॉमिकल बाउंड्री, जिसमें आपके पोर्ट्स। अच्छा, ये बताओ मुझे, जो भारत की एम्बेसीज हैं, वो इंडियन इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं इंक्लूड होगी? क्यों? हाँ, क्योंकि वहां पर जो काम हो रहा है उसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है, इसलिए वो भारत की टेरिटरी में काउंट होगा, भारत की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। समझ में आई बात? तो ये चीजें हैं, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। हाँ, ठीक। अब आते हैं दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्ते, भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, इनके साथ कैसा रिश्ता है?
बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं हमारे, थे अब कहूंगा मैं, क्योंकि अब तो स्थितियां डामाडोल हो गई हैं। अब स्थितियां डामाडोल हो गई हैं क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता है और राजनीतिक अस्थिरता के कारण चीजें बदल जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं। जिसकी जैसी मानसिकता होती है फिर वो वैसा काम करता है। चीजें बदलती हैं और सब बदल जाता है। राजनीति के बदलने से सब कुछ बदल जाता है, ये बात जान लो आप। राजनीति क्योंकि देश का मूड डिसाइड करती है, देश का दिमाग होती है राजनीति, और जब देश की दिमाग में कट्टर लोग बैठेंगे तो फिर देश की स्थिति बिगड़ने में समय नहीं लगती। आपको पता है बांग्लादेश को मुक्त कराने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। भारत बांग्लादेश का निर्माण भारत ने ही किया है, बांग्लादेश का निर्माण भारत ने ही किया। सीमा विवाद है हमारे इनके साथ, जल विवाद है इनके साथ, सीमा विवाद तो हमारा सबके साथ है, सबके साथ, जितने भी पड़ोसी हैं हमारे सबके साथ हमारा उनका सीमा विवाद है, ये बात जान लो आप। सीमा विवाद है और नदियों के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है, और भी दो चार छुटपुट विवाद है। आइए बांग्लादेश को समझ लेते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। भारतीय सरकारों ने बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, भारतीय सेना को पूर्व उत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश के इंकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मामले शामिल हैं। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करता है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने की भी आरोप है। ये कौन लगा रहा है हम पर आरोप? बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसको हमने ही बनाया है वो ही हम पर यह आरोप लगा रहा है। देखो आरोप लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, और हम भी भाई दादा बन के दिखाते हैं कि तू हमारे इशारे पर चल। क्यों चलेगा भाई? जब वो देश है तो देश के हिसाब से काम करेगा ना। हर देश की अपनी संप्रभुता है, और हर अब देश के पास अपनी संप्रभुता है तो देश अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, हमारे अकॉर्डिंग तो काम नहीं करने वाला। समझ में आई बात? वो फिर अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा और हम उसे कुछ कह नहीं सकते हैं, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। ये बात आप समझिए, हम उसे कुछ नहीं कह सकते, ना उसे हम कह सकते हैं ना वो हमें कह सकता है। पर भारत देखो, अब एक अच्छे पड़ोसी के नाते आपको भी तो हमारी मदद करनी चाहिए ना भाई। हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप भी हमारी मदद करो। आप ये बात जान लो कि आप सब कुछ बदल सकते हो, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। एक बार के लिए आप अपना बाप बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। देशों के मामले में आप अपने मामले में मत समझना, ठीक है? देशों के मामले में पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, ठीक है? हाँ, देश शिफ्ट नहीं होते। तो आप हो सकती है, आप हो सकती है, मैं हो सकता हूं, लेकिन देश शिफ्ट नहीं हो सकता। तो इस बात को आप भी तो समझो ना। अब मैं मना कर रहा हूं, मैं मान ले यार मैं बड़ा हूं तेरे से, मुझे पता है चीन हरामी है, तो क्यों चीन से दोस्ती कर रहा है? मुझे पता है चीन तेरे से दोस्ती इसलिए कर रहा है जिससे कि वो मुझे अटैक कर सके। जब तुझे इस बात का पता है और तुझे मैं रोक भी रहा हूं तो मान जाना यार। नेपाल को भी हम समझाते हैं, नेपाल को भी हम यही बात समझाते हैं, भूटान को भी यही समझाते हैं। अबे तुझे जो जरूरत है हम देंगे ना तुझे। तुझे नेपाल के सामने कटोरा लेके भीख मांगने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन हमारी दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हमारी हो जाएगी। इनकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये तो मरे मरे से हैं। इनको खा जाएगा चीन तो वो हमारी सीमा पे सट जाएगा एकदम।
तो हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये सारे के सारे माइग्रेट होकर फिर हमारे देश में भाग आएंगे। समझ में आई बात? ये वहां चीन में नहीं रह पाए। अगर चीन नेपाल पर कब्जा कर लेता है तो ये सारे के सारे जो हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ की भागकर भारत चली आएगी, तो किसको दिक्कत होगी? भारत को होगी। और यहां भी यही होगा, यहां का भी माइग्रेशन यही होगा, यहां का भी माइग्रेशन यही होगा, तो दिक्कत हमें हो जाएगी। लेकिन ये महामूर्ख ये बात समझती ही नहीं। इनकी बुद्धि तो एक में ही चलती है कि पापा हमारा पैसा हड़प लेंगे, पापा हमारे संसाधन छीनना चाहते हैं। समझ में आई बात? इनको समझाने वाला कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, मेरे को लगता है ना? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, विभेदों के बावजूद, इतने सारे अंतरों के बावजूद भी रिश्ते अच्छे हैं हमारे, रिश्ते अच्छे हैं हमारे। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हुए हैं। जब तक शेख हसीना थी तब तक तो बेहतर थे, अब पता नहीं क्या होता है। अब का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पीछे के अभी हम 15 साल 20 साल के देखेंगे तो हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे थे, क्योंकि शेख हसीना भारत का बहुत एहसान मानती हैं। शेख हसीना जिंदा ही भारत के दम पर थी। शेख हसीना को बचाने में उनकी फैमिली का जब कत्लेआम हुआ उनके पिताजी के साथ, तो भारत ने ही उन्हें बचाया था। स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने ही उन्हें बचाया था। इसलिए वो भारत का बहुत एहसान मानती हैं और भारत के साथ वो अपने रिश्ते हमेशा ही अच्छे रखती हैं। ठीक है, बांग्लादेश भारत के पूरब चलो की नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों की पहचान कर तथा एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरत कर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध, बहुत ही प्यारे संबंध हमारे। इनके साथ तो हम भाई बंधु वाला रिश्ता है कि तुम हमारे देश में अपने देश का पहचान पत्र लेकर घुस जाओ और हमारे देश का बंदा अपना पहचान पत्र, वहां आधार कार्ड दिखाओ और नेपाल चले जाओ, और वहां से अपना वहां का पहचान पत्र दिखाओ और भारत चले आओ। इतना ज्यादा प्यारा रिश्ता है हमारा उनके साथ, इतना प्यारा रिश्ता है। लेकिन फिर भी ये समझता नहीं है, इसमें भी चुल है, इसमें भी चुल है एक अलग सी। हाँ, सब में ही चुल है आजकल, आजकल तो सब में ही चुल है, क्या ही कहें। आगे सुनो। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी, जल तथा बिजली पर आंख गड़ाए हुए है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है।
बहुत सारे अनबन हैं, फिर भी रिश्ते अच्छे हैं। किसके साथ? हमारे नेपाल के साथ। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे जिसे कहते हैं, फिर भी थोड़ी अनबन है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वैसा वाला रिश्ता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी अनबन हो जाती है, जैसे पति पत्नी में हो जाती है वैसे खटकते हैं। जहां 4 बर्तन है वहां खटकन होनी ही होनी है। ये बात जान गए, सब पे जान गए, फिर क्या बताने की जरूरत है? कुछ नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं। अभी आगे और है। अब अगला कौन है? अगला है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, पर जनजातीय संघर्ष ने वहां दिक्कत पैदा कर दी थी, है ना। अगर वो जनजातीय संघर्ष नहीं होता, हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या नहीं हुई होती, तो रिश्ते में खटास नहीं आती। अब भाई तमिल लोगों का अलग लगाव है कि वहां हमारे तमिल भाषी भाइयों पर अत्याचार हो रहा है और हमारे देश की सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो राजीव जी ने सेना भेजी और सेना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर राजीव जी ने उस सेना को बुला लिया और उसके बदले में एलटीटी ने राजीव जी को ही ठोक दिया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल हो गया। फिर समझ में आई बात? अब क्या कर सकते हैं? क्या ही कर सकते हैं। ओम शांति ओम हो गया। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में संलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। मतलब जब भी मुसीबत पड़ती है इन देशों को, भारत हमेशा खड़ा रहता है इनकी समस्याओं में, इनको सहारा देने के लिए बड़े भाई की तरह या पिता की तरह हमेशा इनका सहयोग करने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन ये कहते हैं ना, ये बेटे के ही तरह है। ये बाप से हमेशा 36 का आंकड़ा। जैसा बेटा अपने बाप से बात नहीं करता ना, बस जरूरत के समय बाप के साथ पापा पैसे चाहिए पापा, वैसे ही वाला रिश्ता है इनका, है ना। पापा वाला रिश्ता है। पहुंच जाएंगे और पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे, फिर दोस्तों के साथ हैंग आउट, चल भाई, ये वाला रिश्ता है ना। यही वाला है इनका। उसके बाद तो फिर पापा को पूछेंगे ही नहीं। फिर जब पैसे चाहिए होंगे, किसी मुसीबत में पड़ेंगे, तो फिर पापा याद आएंगे। तो वही वाली बातचीत है इनके सबके साथ। पर रिश्ते अच्छे हैं, बाप बेटे के जैसे होते हैं वैसे ही हैं। समझ में? इसके साथ तो हमारे रिश्ते, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं? पति पत्नी वाले। इसके साथ तो हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले हैं। ठीक है, ये साला नाराज ही रहता है हमेशा। ठीक है, भूटान तो चलो भाई बेटी बाप का है, उसका बहुत अच्छा है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर ही है। उसकी पूरी सुरक्षा भारत करता है, आईटीबीपी करती है। समझ में आएगा? तो श्रीलंका के साथ तो बाप बेटे का रिश्ता, और ये तो हमारा ये हमारा नहीं, ये सौतेली माँ हाँ, इसका सौतेली माँ वाला रिश्ता है। ऐसा रिश्ता है इनके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, जैसा भी है चलने दो। इनको समझाओ कि सब बदल दोगे बेटा, पड़ोसी नहीं बदल पाओगे। हैं? आगे सुनो। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्व उत्तर भारत के उग्रवादियों और गुल्लीरों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली की
बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। इससे हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए हुए भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। आप ये जान लो, मालदीव का भोजन पानी भारत पर ही निर्भर है, क्योंकि भारत के ही सबसे ज्यादा लोग वहां पर चिल आउट करने जाते हैं। सबसे ज्यादा कमाई वहां की किस पर है? पर्यटन पर है। और पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा कौन जाता है? भारतीय लोग जाते हैं वहां पर क्रीड़ा करने। तो आप ये जान लीजिए, मालदीव के साथ और भूटान के साथ तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बाप बेटी वाले हैं। लेकिन मालदीव भी कभी कभी जब उनकी राजनीति में कट्टरता छाती है तो उनकी बुद्धि में थोड़ा भी फेरबदल हो जाता है। देखो, राजनीति सबसे बड़ी चीज है किसी भी देश के मूड को डिसाइड करने के लिए। जैसे राजनीति बदलेगी वैसे देश के साथ रिश्ते बदलेंगे। अभी बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं कह सकता मैं, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अब अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता है, और राजनीतिक अस्थिरता आने से देश की नीतियों में बहुत बड़ा फेरबदल होता है। समझ में आई बात? क्योंकि राजनीति ही निर्धारित करती है कि देश कैसे चलेगा, और देश वैसे ही चलेगा जैसे जैसे राजनीति निर्धारित करेगी। समझ में आई बात? आगे बढ़ो और विकास करो। आगे सुनो। आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा फायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच नहीं है। नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में अप्रवास के मसले पर मतभेद रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हैं। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ ही अनबन है, इन पड़ोसियों की आपस में भी अनबन है। देखो, दूर दूर है तो आपस में तो ज्यादा नहीं है अनबन, ज्यादातर अनबन भारत के साथ ही है, क्योंकि भारत ही सबके बीच में है। सबको अलग करने का काम भारत ही कर देता है, इसलिए अनबन भारत के साथ ही है सबकी ज्यादातर। और जिनकी सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं थोड़ा बहुत, उनके साथ उनकी आपस में अनबन है, नहीं तो सबकी अनबन का कारण भारत है, क्योंकि भारत का भूगोल ही ऐसा है। अरे एक समय ये सारे ही भारत थे, एक समय तो ये सारे ही भारत थे, तो इसीलिए भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। और भारत एक बड़ा है और भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, भारत की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, इसलिए इन सबको शक रहता है कि भारत हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है। भारत के ऊपर ये हमेशा शक की दृष्टि से देखते हैं कि भारत हमारा फायदा उठाना चाहता है, भारत हमें अपने इशारों पर नचाना चाहता है। कौन सोचता है? ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश। आते हैं शांति और सहयोग। शांति और सहयोग ना का है, दक्षेश का शांति और सहयोग ना का है, ना के बराबर है। बैठकें ही नहीं होती, बातचीत ही नहीं होती, संगठन जरूर बना है लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भारत और पाकिस्तान कभी भी आपस में एकजुट बैठना ही नहीं चाहते, और एकजुट बैठना ही नहीं चाहोगे तो फिर चर्चा ही नहीं होगी और समस्याओं पे बात ही नहीं होगी, तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? समस्याओं के समाधान के बिना
आगे तो बढ़ा ही नहीं जा सकता है। समझ में आई बात? तो लॉ रीड कर देता हूं मैं ये आपका। क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं, या ये देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं? देखो, एक दूसरे का सहयोग ये इंडिविजुअली करते हैं। जैसे भारत ने सबके साथ अपने इंडिविजुअल रिश्ते बना रखे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। नेपाल के साथ भी हमारे इंडिविजुअल रिश्ते हैं, भूटान के साथ भी हमारे इंडिविजुअल, बांग्लादेश के साथ भी है, श्रीलंका के साथ भी है, मालदीव के साथ भी है, और अफगानिस्तान के साथ भी है हमारे इंडिविजुअल। लेकिन हमारे सबके एक साथ रिश्ते हो, ये नहीं हो पाया है। ये नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि हमारा संगठन काम ही नहीं कर पाता। आसियान जैसे रिश्ते नहीं है हमारे आपस में। हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। हम एक दूसरे पर ग्रुप में भरोसा नहीं करते। हम इंडिविजुअली एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते इंडिविजुअल ही है। समझ में आई बात? इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पर है हमारे रिश्ते, ग्रुप लेवल पे नहीं है। समझ में आई बात? ये बात बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी समझने वाली है। ठीक है। अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी। दक्षेस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन दक्षिण एशियाई देशों का बहुस्तरीय संसाधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेस को ज्यादा सफलता नहीं मिली। दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर दस्तखत किए। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही भावना काम कर रही है। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 तक 20% कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और व्यापारिक उद्यम और व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ाने से राजनीतिक मामलों पर सहयोग ज्यादा बेहतर होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। तो भारत भी ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि देखो, ग्रुप में अगर सबका भला होता तो अच्छा रहता, लेकिन मत करो अपना भला, मत करो। हमारे बाप का क्या जाता है, हमने तो सबका इंडिविजुअली सबके साथ रिश्ते बना ही रखे हैं, मत कराओ भाई। इन छोटे देशों को यह लगता है कि भारत साफ्टा की आड़ में हमारे बाजार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, जो कि सच है भाई। उनकी कंपनियां आपके प्रोडक्ट्स को बीट नहीं कर सकती ना। आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, चीपर कॉस्ट है। अब भाई आप बताओ, पाकिस्तान में बनने वाली बुलेट भारत में कोई यूज करेगा? लेकिन भारत की बुलेट पाकिस्तान में हर कोई यूज करेगा, चाहे उसकी दोगुनी कीमत क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि क्वालिटी और चीपर प्राइस। समझ में आई बात? वहां पर अभी भी सिटी 100 चलती है, सिटी 100 जो भारत में मिलती ही नहीं है। होंडा की सिटी 100 चलती है अभी भी, यहाँ सिटी 100 मिलती ही नहीं है। भारतीय बाइकें अगर पाकिस्तान में चली जाए ना, ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री चली जाए, तो पाकिस्तान की जनता बल्ले बल्ले करने लगेगी, बल्ले बल्ले, और सिर्फ भारतीय बाइकें ही चलाएगी। फिर वो सिटी 100 को लात मार देगी, जापानी गाड़ियों को, चाइनीज गाड़ियों को। फिर भारतीय गाड़ियों पर ही घूमेंगे वो, बजाज पर स्कूटी लेकर घूमा करेंगे फिर वो। समझ में आई बात? तो वो नहीं चाहते।
और नेपाल में भी यही है। सबको ये शक होता है कि भारत उनके व्यापार पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन फिर भी भारत ने सबके साथ पर्सनल रिलेशन बना लिए हैं और सबके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हमारा क्षेत्रीय संगठन असर नहीं कर पाता। हमारा क्षेत्रीय संगठन ना शून्य है, हमारे क्षेत्रीय संगठन की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे दो बड़े क्षेत्रीय देश आपस में बैठने को तैयार ही नहीं होते। और कौन है वो? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी बड़ी अनबन है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ सहयोग करने को तैयार ही नहीं होते, जिस कारण से इस क्षेत्रीय संगठन का कुछ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए नहीं हो पा रहा है। हमने सब कुछ बना रखा है, सारी चीजें कर रखी हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे बीच में आपसी तालमेल नहीं है, और हमारे बीच में आपसी तालमेल ना होने के कारण हमारा क्षेत्रीय संगठन असफल है। क्या है? असफल है। हमारा सार्क असफल है। समझ में आई बात? तो इतनी सी बात समझ लो, इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं समाप्त कर दो। और कुछ बताने का इसमें कुछ नया है नहीं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।